हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम देखेंगे आपके रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री चैप्टर 10 माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके लेखक हैं कमला दास। तो आज हम इस वीडियो में कवि के परिचय को जानेंगे। कवि नहीं, ये कवित्री हैं, इनके परिचय को जानेंगे और ये भारत के ही कवित्री हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी अभी मेरे इस प्रीमियर लाइव के वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके और वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके लेखक कौन है? कमला दास। यही हैं कमला दास, देखिए यहाँ जो पिक्चर आप देख रहे हैं, और ये भारत के ही कवित्री हैं। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। बोल रहा है कमला दास, बर्थ मार्च 31, 1934, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड क्वाइट ए स्टीर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिन भी इतना में जो भी हार्ड वर्ड आया है सबसे पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद हम हिंदी को करते चलेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को समझते चलेंगे। कौन कौन सा वर्ड पहले है देख लेते हैं। शॉर्ट स्टोरी मतलब होता है लघु कथा, अर्नड मतलब होता है कमाना या कमाया, रिस्पेक्टेबल प्लेस मतलब होता है सम्मानीय स्थान, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, पब्लिश्ड मतलब होता है प्रकाशित हुआ, क्रिएटेड मतलब बनाया गया या बना, अस्टीर मतलब होता है सनसनी पैदा कर देना। अस्टीर मतलब क्या होता है? STIR, अस्टीर मतलब तहलका मचा देना या सनसनी पैदा कर देना। ठीक है, मीनिंग तो हम देख लिए, अब फिर से पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि कमला दास बर्थ 1934 31 मार्च, और इनकी जो मृत्यु ये 2009 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई है? 2009 में। आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे। तो कमला दास, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ था, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यह एक कवि और एक लघु कथाकार थे। है न, क्या थे? एक कवि और एक लघु कथाकार थे। हम जो पूछते जाएं उसका कमेंट में आप आंसर जरूर दीजिएगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव में। ठीक है, बोल रहा है हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। और ये जो कमला दास हैं ये इंग्लिश और मलयालम दोनों साहित्य लिखते हैं। तो इन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों साहित्य में एक सम्मानीय स्थान को प्राप्त किया, एक सम्मानीय स्थान बनाया। देखिए, आपको भी कोई भी व्यक्ति अपना स्थान बनाता है, वो जब मेहनत करता है, जब वो लगन से किसी चीज़ को करता है, तो वो धीरे धीरे खुद कहाँ पहुँच जाता है उसको भी पता नहीं होता है, और वो धीरे धीरे उसको वो प्लेस मिलता है जो उसको चाहिए होता है ना। तो ये भी जो कवि हैं कमला दास, ये इंग्लिश और मलयालम दोनों साहित्य में इनको रिस्पेक्टेबल प्लेस मिला। इन्होंने रिस्पेक्टेबल प्लेस कमाया, अर्न किया। क्यों? क्योंकि सम्मान जो है वो कमाया ही जाता है ना। सम्मान कमाया ही जाता है। यदि इनका जो लिटरेचर अच्छा नहीं होता तो आज ये इनको रिस्पेक्टेबल प्लेस नहीं मिलता। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्टिव फिर निकल रहा है कि कमला दास जो है वो किन दो लिटरेचर में जो है वो रिस्पेक्टेबल प्लेस उनको मिला। आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, देख ही लिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड क्वाइट ए स्टीर। बोल रहा है इनका जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1976 ईस्वी में। कमेंट में भी आप लोग बताइए कब हुआ? 1976 ईस्वी में। जो एक तहलका मचा दिया, एक सनसनी फैला दिया, है न। क्या किया? उतना पहले कोई लेडी इस तरह का अगर काम करे
तो लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक बात ही है। आप लोग भी देखते होंगे सरकार जो है वो लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए कितना कुछ तरीका अपनाती है। लड़कियां जो है अभी भी बहुत सारे जगह में क्या है, पीछे है ना, पढ़ना नहीं चाहती या फिर घर से निकलना नहीं चाहती है। तो इन्होंने उस समय वो काम करके दिखाया है ना, जब मतलब कि महिलाएं उतनी ज़्यादा सजग नहीं थी। इसलिए क्या हुआ कि लोगों के बीच तहलका मच गया है ना। कब का बात कर रहे हैं, 1976 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में और क्या बोल रहा है कवि के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा, इन 1984 शी वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1984 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज के लिए सूचीबद्ध किया गया। नोबेल प्राइज मिला नहीं, लेकिन जो लिस्ट होता है बहुत सारे लोगों का, उसमें इनका भी नाम था। तो इन्हें 1984 ईस्वी में नोबेल प्राइज के लिए सूचीबद्ध किया गया। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि ये कवि थे है ना। देखिए नोबेल प्राइज कुछ इस तरीके का होता है ना। और नोबेल प्राइज जो है वो किसके नाम पर रखा गया था, वो आप लोग कमेंट में आंसर करके बताइए। ठीक है, फिर हम आपको कमेंट में ही आंसर बता देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा, हीज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता, सायरन्स, और भी आगे है, पहले इतना देख लेते हैं। इनका अंग्रेजी का जो पद संकलन है, वॉल्यूम ऑफ वर्स मतलब क्या हो गया, पद का संकलन। वर्स मतलब संकलन होता है, वर्स मतलब पद होता है और वॉल्यूम मतलब संकलन होता है। वॉल्यूम हम कई बार आपको बता दिए हैं। तो इनका जो इम्पोर्टेंट वर्स वॉल्यूम ऑफ वर्स है अंग्रेजी में इनका जो महत्वपूर्ण पद संकलन है वो कहाँ कहाँ शामिल है, उसमें शामिल है समर इन कोलकाता, सायरन्स। उनमें क्या क्या शामिल है, समर इन कोलकाता, सायरन्स। पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि समर इन कोलकाता किनके द्वारा लिखा गया है या किनका काव्य संकलन है। देखिए यही पुस्तक है समर इन कोलकाता। तो इनका भी हम दो पुस्तक देखें, समर इन कोलकाता और दूसरा सायरन्स। आगे देखिए, आगे इनकी और कौन कौन सी पुस्तक है, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। इसके बाद है द अनामताल पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग एंड यस अल्लाह। ये इनकी जो है वो इंग्लिश और मलयालम दोनों का साहित्य है, दोनों का पद संकलन है, दोनों की कविताएं हैं, जिनमें इनका जो कविता है वो संकलित है। पीछे हम दो देख लिए थे, समर इन कोलकाता और द सायरन्स। आगे है डिसेंडेंट्स 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, और द ओल्ड प्ले हाउस और भी दूसरी जो कविता है इनकी इंग्लिश लिटरेचर में वो 1973 में पब्लिश्ड हुई। और इसके बाद देखिए है द अनामताल पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग और ये यस अल्लाह, ये 2001 तक इनका है ना। और इनका जो मृत्यु है वो 2009 में हो गया था। कब, 2009 में। इनका मृत्यु 2009 में पुणे में हुआ था। ये देखिए कमला दास का जो पुस्तक है द ओल्ड प्ले हाउस, और ये कमला दास हैं। पहले जो है कुछ इसी तरीके का पिक्चर होता था, पहले आजकल के जैसा HD कैमरा नहीं था, है ना, पहले ब्लैक एंड वाइट ही पिक्चर्स होते थे। ठीक है, तो इतनी सारी जो वॉल्यूम्स हैं इनकी, इनमें इनकी कविताएं जो है वो संकलित है। आगे देखिए क्या बोल रहा क्या, कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली autobiographical and her theme is love of a lonely heart, love with never ending passion, lust, greed and hunger that never satiated। समझिए पहले इसमें जो मीनिंग है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसको समझेंगे जो ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मीनिंग जानते, बिना मीनिंग के कुछ नहीं समझ सकते हम। पोइट्री मतलब होता है कविता, प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक रूप से या प्रमुख रूप से।
ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब होता है आत्मकथा से संबंधित, थीम मतलब होता है विषय, और इनका विषय क्या था, लोनली हार्ट मतलब होता है अकेलापन हृदय, लव विथ नेवर एंडिंग मतलब कि प्यार जो कभी खत्म नहीं होता है, पैशन मतलब जुनून, लस्ट मतलब होता है वासना, काम वासना है ना, ग्रीड मतलब होता है लालच, हंगर मतलब भूख, और सेटिएटेड मतलब संतृप्त। संतृप्त आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड विलयन है ना, सैचुरेटेड घोल जो होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तो वही है यहाँ। सेटिएटेड मतलब संतृप्त, तृप्त किस चीज में हो गया, वो साहित्य के क्षेत्र में, वो तो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं हम साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में, तो यहाँ दूसरा मतलब थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा फिर से समझते हैं। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल। कमला दास की जो कविता थी वो मुख्य रूप से, प्राइमरी मतलब मुख्य रूप से, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब आत्मकथा से संबंधित जो भी है। तो इनका जो कविता था वो मुख्य रूप से आत्मकथा से संबंधित था। किस तरीके से, आत्मकथा से। हर थीम इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट। इनका जो कविता का विषय था, कविता का जो थीम है वो कैसा कैसा थीम था, तो पहला इनका थीम है लव ऑफ लोनली हार्ट, अकेला हृदय का है ने, लोनली मतलब क्या होता है अकेला, अकेला हृदय का प्यार। दूसरा है लव विथ नेवर एंडिंग पैशन। लव, लव एक ऐसा जुनून जिसका जो है वो कभी अंत नहीं होता है ना। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, पैशन मतलब क्या होता है जुनून। तो लव एक ऐसा जुनून है जिसका जो है वो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं है। इसके बाद देखिए लस्ट, लस्ट मतलब होता है काम वासना, सेक्सुअल चीज जो होता है वो, उससे संबंधित। इसके बाद है ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच, ग्रीड मतलब लालच। लालच कई प्रकार का होता है, किसी को पैसे की लालच होती है, किसी को ज्ञान की लालच होती है, किसी को बहुत तरह का लालच भी बहुत तरह का होता है। ऐसा नहीं कि लालच जो है वो सिर्फ पैसे का ही होता है। आगे देखिए इनके जो, इनका जो कविता है उनका और क्या क्या थीम है, तो हंगर है, और बोल रहे हैं कि जो भी चीजें ये बताए हैं जिसके बारे में, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसका कभी खात्मा नहीं हो सकता, ये कभी संतृप्त नहीं हो सकता है, इसकी तृप्ति नहीं हो सकती है ना। कोई किसी लोग को यदि प्यार मिलता है तो उसको लगता है कि और प्यार मिले और प्यार मिले, है ना। प्यार का भूख जो है वो बढ़ता जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। दूसरा देखिए लस्ट, लस्ट मतलब होता है काम वासना, सेक्सुअल जो सेक्स से रिलेटेड चीज होता है वो, तो वो भी कुछ उसी तरह का होता है, उसी तरह का लालच होता है कि वो भी कभी खत्म नहीं होता है। वो जितना आदमी को मिलता है लगता है कि और वो मिलता जाए। इसके बाद लालच, कोई भी लालची जो इंसान होता है वो आपको भी पता है, आज लालच उसका इतना सा है तो कल लालच इतना, परसों इतना, तरसों इतना, वो कभी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और भूख, भूख आपको ही पता है ना, भूख जो है वो कभी संतृप्त नहीं हो सकता। जब हम जिंदा, जब से पैदा लेते हैं और मरने तक, ये पेट ही है, पेट के कारण ही सारा आदमी कुछ करता है ना। वही जो भूख है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये तो भूख है पेट का भूख, लेकिन लोगों को कुछ किसी और भी चीज की भूख होती है, पैसे की भूख, लस्ट का भूख, लालच का भूख। ये जो भूख है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है ना। आपको भी पता है ये पापी पेट क्या क्या करवा जाता है, और भूख के कारण आदमी जो है वो क्या क्या नहीं कर जाता है, चोरी करता है, डकैती करता है, कोई आदमी अच्छा काम भी करता है, कोई बहुत मेहनत करता है ना। इस किसके कारण, इस पेट के कारण ही। यदि ऐसा होता कि आज खा लिए और 10 दिन बाद हमको फिर से खाना पड़े, तो लोग जो है वो इतना काम कर रहा है वो करता ही नहीं, है ना। तो ये सारी जो चीज बताए हैं कभी, जिनका जो है कभी अंत नहीं हो सकता है, जो कभी संतृप्त नहीं हो सकता, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं और कवि के बारे में क्या बताया जा रहा है। ये देखिए, ये लोनली हार्ट है जिसका पिक्चर लिए हैं। इधर देखिए हार्ट पे मलहम भी लगा हुआ है ना, बैंडेज पट्टी भी किया हुआ है।
क्यों? क्योंकि यदि आप अच्छा होते हैं तभी भी आपको जो है वो चोट लग जाती है। आप कितना भी अच्छा रहें, लेकिन अगला इंसान यदि बुरा होता है तो वो आपके दिल पे, आपके हृदय पे चोट कर ही जाता है। वो प्यार वाला चोट का बात नहीं कर रहे हैं, एक दिल पे भी चोट लगता है। जब आप अच्छा काम करते हैं, कोई आपके साथ बुरा काम करता है तो बुरा लगता है ना, अंदर से बुरा लगता है। एक डायलॉग भी है, आगे देखिए क्या बता रहा है कवि के बारे में। शी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचरस इन हर राइटिंग्स, फॉर हर लव हार्डली even goes beyond sex and lust, which even reaches the point of nausea and is reborn again and again with new vigor। ठीक है, अब सबसे पहले मीनिंग को देख लेते हैं जो हार्ड वर्ड है। एडवेंचर मतलब होता है साहसिक कार्य, हार्डली मतलब मुश्किल से, बियॉन्ड मतलब के परे, नौसिया मतलब मतली, उल्टी या तो फिर अत्यधिक घिरना, दोनों चीज होता है। यदि किसी को उल्टी आता है ना तो उसको भी नौसिया बोलते हैं, नहीं वोमिटिंग जिसको बोलते हैं, या आरुचि। रिवॉर्न मतलब होता है फिर से जन्म लेना, अगेन एंड अगेन मतलब दोबारा, विगर मतलब होता है जोश। ठीक है, विगर मतलब क्या होता है? जोश। आगे पढ़ते हैं, बोले सी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचरस इन हर राइटिंग्स। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें सेक्सुअल मतलब कि यौन संबंधी जो भी साहस है उनको दिखाया गया है ना। इन्हें उन चीज़ों के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस समय ये कवि थे उस समय सेक्सुअल चीज के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है। आज भी देखिए, जहाँ भी यदि इस टाइप का सेक्सुअल चीज का बात होता है तो लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं, जबकि जो भी अभी वयस्क लड़के हैं या लड़कियां, सबको सेक्स एजुकेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका नॉलेज उनको होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी या और भी कोई उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। ठीक है, तो इनका जो लिखने का तरीका था, इनका जो राइटिंग था, उसमें सेक्सुअल एडवेंचरस मतलब यौन संबंधी जो भी चीजें हैं उसके लिए इनको जाना जाता था, है ना। ये मतलब उन क्षेत्रों में मुखर रूप से बोलने वालों में से एक थी। एक तो एक औरत है, एक तो एक महिला। और समझिए जिस समय ये लिख रहे होंगे उस समय यदि सेक्सुअल चीज के बारे में कोई लिखता है तो वो एक साहसिक कार्य ही है ना। वैसे आज भी इन सारी चीजों के बारे में लोग बात करना नहीं चाहते, है ना। घर परिवार में लोग जो है ये बताते नहीं हैं आजकल के बच्चों को, और उनके साथ यदि कुछ गलत हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी भी उनकी ही है, क्योंकि ये बताना जरूरी हो जाता है आजकल। और भी देख रहे हैं कि आजकल कितना ज़्यादा ये सब बढ़ गया है। तो सेक्स रिलेटेड जो भी ज्ञान है, सेक्सुअल जो भी एडवेंचरस चीज है, वो सबको पता होना चाहिए, ताकि कोई आपके साथ गलत ना कर सके। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा। फॉर हर लव हार्डली इवन गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। इनके लिए प्यार जो था वो मुश्किल से ही सेक्स और लस्ट के परे जाता था। मतलब ये ऐसा मानते थे कि प्यार जो है वो सेक्स और लस्ट तक ही सीमित है, मतलब काम वासना तक ही सीमित है। प्यार नहीं है। आजकल आप भी देख रहे हैं प्यार किस लिए होता है वो आपको भी पता है ना। प्यार आज उसी चीज के लिए होता है, सेक्स और लस्ट के लिए, और प्यार का जो अंत है वहीं जाके खत्म हो जाता है। जबकि हमने भी आपको पढ़ाया प्यार के बारे में, जब हम पढ़े थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। उसमें जो कवि हैं वो उनका अपनी पत्नी के प्रति प्यार जो था वो इमोर्टल प्यार है। वो बताते हैं कवि जॉन डन अपनी कविताओं में कि प्यार जो है वो कभी मरता नहीं है ना। तो प्यार वो प्यार होता है। और ये जो कवि हैं कमला दास, इनके लिए प्यार क्या है? तो प्यार मुश्किल से ही प्यार बन पाता है। तो प्यार का जो अंत है वो सेक्स और लस्ट तक ही सीमित है। और ये बताते हैं क्या कि लव जो है वो मुश्किल से ही सेक्स और लस्ट के परे जा पाता है, वहीं तक ही सीमित हो जाता है ना। ज्यादातर प्यार का अंत वहीं तक हो जाता है। आपको भी पता है आजकल भी लोग सच्चा प्यार नहीं करते हैं,
है ना। प्यार का अंत वहीं पे जाके होता है। वो उतना आप लोग भी नॉलेजेबल हैं, आपको भी मालूम है कि कहाँ पर जाके आज का प्यार खत्म होता है। वैसे प्यार देखना है तो प्यार देखिए, एक जो नया बच्चा जन्म लेता है और माँ के बीच, उसको प्यार बोलते हैं, है ना। प्यार देखना है तो प्यार आप अपनी माँ का प्यार अपने प्रति देखिए, है ना। वो एक गाना भी है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, है ना। ये गाने में बताता है कि एक बेटा जो है वो अपने माँ का हृदय निकाल लेता है चाकू से, फिर भी माँ उसकी सलामती के लिए दुआ करती है कि बेटा तुम, है ना, अच्छा से रहो, जिंदगी तुम्हारा अच्छा हो। तो प्यार वो होता है ना, जहाँ मतलब कि कोई लालच नहीं होता है, जहाँ क्या कोई मोह, कोई इस तरह का भावना ही नहीं होती है। प्यार अभी भी जाना जाता है लैला मजनू का प्यार, है ना, हीर रांझा का प्यार। और हम लोग खुद अभी कुछ दिन पहले पढ़े स्वीटेस्ट लव में जॉन डन और उनकी जो प्रेमिका है एना मोर, उनका प्यार, ठीक है। तो ये कवि का मानना है कि प्यार जो है आजकल का वो सेक्स और लस्ट से आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं तक सीमित हो जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, विच एवन रीचेज द पॉइंट ऑफ नौसिया, और वो जो है प्यार अत्यधिक घृणा तक पहुंच जाता है। नौसिया मतलब क्या बताएं, अत्यधिक घृणा। नौसिया मतलब अत्यधिक घृणा। जब प्यार का मतलब ही वहां तक होता है तो प्यार लास्ट में क्या होता है, एक इतना घृणा तक पहुंच जाता है, अत्यधिक घृणा तक पहुंच जाता है, और बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड रिवॉर्ड अगेन एंड अगेन विथ न्यू वेगर, और फिर एक नए उत्साह के साथ, एक नए रिवॉर्ड, वो फिर से बार बार वो जो घृणा है वो फिर से वो जन्म लेते रहता है। और यदि प्यार का मतलब असली देखें तो प्यार वैसा प्यार होता है जो और बढ़ता जाता है, वो इमोर्टल प्यार होता है। और उस दृष्टिकोण से देखें तो वो भी प्यार अच्छा होता है ना। वो भी प्यार किसी के लिए अच्छा होता है जो कभी नहीं मरता है, वो असली वाला प्यार होता है। वो प्यार का मतलब प्यार होता है ना, जो माँ बेटे के बीच होता है ना, जो परिवार का हमारे साथ प्यार होता है। और वहाँ प्यार जो है वो बार बार जन्म लेता है और दूर तक जाता है। लेकिन कवि के अनुसार वो जो प्यार होता है वहीं तक सीमित होता है और अत्यधिक घृणा में वो बदल जाता है। आगे देखिए फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे देखिए बोल रहे कमला दास रिवील से commendable mastery of phrase and control over rhymes. The words are often painted and the rhyme is marvelously, almost fervorously alive. ठीक है, आगे देखिए, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या क्या मीनिंग है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो रिवील मतलब होता है प्रदर्शित करना, कमेंडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसात्मक, बहुत अच्छा। मास्टरी मतलब होता है निपुणता हासिल कर लेना। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। राइम मतलब होता है लय। पेंटेड मतलब चित्रित करना। वैसे पेंटेड मतलब पेंट करना भी होता है, लेकिन पेंटेड मतलब चित्रित करना। मार्वलस मतलब होता है आश्चर्यजनक। और ऑलमोस्ट अलाइव मतलब होता है लगभग जिंदा, है ना, लगभग जीवित। ठीक है, यही देखिए कमला दास हैं जिनका जो है वो जन्म 1934 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 2009 में 2009 में पुणे में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा, तो कमला दास रिवील से कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर राइम्स। कमला दास जो हैं वो वाक्यांश और लय, है ना। राइम मतलब क्या होता है, राइम मतलब वैसे लय होता है, लेकिन राइम मतलब यहां बोले तो कविता। ठीक है, राइम मतलब कविता। तो इन्होंने कविता और वाक्यांश पर एक बहुत ही अद्भुत प्रशंसनीय निपुणता हासिल की, उसको प्रदर्शित किया, लोगों के सामने दिखाया। तभी तो आज इनको जाना गया पूरे भारत में, पूरे दुनिया में। और इनको नोबेल प्राइज के लिए भी क्या किया गया, शॉर्ट लिस्टेड किया गया। नोबेल प्राइज पूरे दुनिया में बहुत ही अच्छे प्राइज में से एक है, मतलब दुनिया में नोबेल प्राइज सबसे बेस्ट प्राइज है ना, जो साहित्य में दिया जाता है, रसायन शास्त्र में, फिजिक्स में दिया जाता है। ठीक है, आपको फिर चिकित्सा में भी दिया जाता है।
तो इन कुछ फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज, शांति में भी दिया जाता है। जो दुनिया में कोई भी अच्छा काम किया होता है, सबसे बेस्ट उस क्षेत्र में, उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो आप ही सोच सकते हैं जो कवि हैं वो कितनी अच्छी लिखती होंगी, कितना अच्छा इनका जो है वो राइटिंग स्किल्स होगा, वो कितना प्रशंसनीय इनका जो काम होगा, तभी तो इनका नाम नोबेल प्राइज में जुड़ा है। ऐसे तो कोई ऐरू गैरू तो नहीं नोबेल प्राइज में जा सकता है ना। तो वही बोल रहा कि इन्होंने वाक्यांश और राइम मतलब कविता पे इनका कंट्रोल कुछ इस तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया जो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी निपुणता भरा काम है, काफ़ी प्रशंसनीय काम है। आगे देखिए क्या बोल रहा, द वर्ड आर ऑफन पेंटेड एंड राइम इज मार्वलसली ऑलमोस्ट अलाइव। और इनका जो शब्द था वो कुछ इस तरीके से चित्रित किया होता था, इस तरीके से बताया हुआ होता था कि इनकी जो कविताएं वो लगभग इतना आश्चर्यजनक होती थी कि ये कविता इनका जिंदा लगता था। हमने भी पिछले कविताएं बहुत सारा पढ़ा है, जैसे जॉन किट्स का कविता पढ़ा, उसमें कवि जो है वो आर्टिफिशियल चीज क्या शरद ऋतु उसको आदमी के रूप में दिखाया। इसके पहले हम कविता पढ़ें फायर हिम, जिसमें के अंदारूवाला ने क्या बताया, आग को एक आदमी के रूप में दिखाया। और उसी तरीके से कुछ ये भी अपनी कविताओं को लिखते होंगे, इस तरीके से अपनी कविताओं को चित्रित करते होंगे कि इनकी कविताएं भी आश्चर्यजनक रूप से जिंदा दिखती होगी। मतलब कि लगता है कि नहीं वो कविता नहीं है, वो कोई आदमी ही है ना। इस तरीके से कोई जिंदा है। जान किसमें होता है, जो आदमी है उसमें जान होता है ना। तो ये कविता में अपना जान डाल देते थे और कविता को आदमी की तरह प्रस्तुत करके दिखाते थे। और इनकी कविता जो है आश्चर्यजनक रूप से एकदम जिंदा ही प्रतीत होता था। तो ये कवि का परिचय था। ये कवित्री जो है कमला दास, ये हमारे भारत के लिए भी एक बहुत ही अच्छा बात है कि इस तरीके का जो कवि हैं वो हमारे देश में पैदा लिए, और खास करके एक लड़की होके इतना अच्छा इन्होंने लिखा। ठीक है, तो ये जो है वो कवि का परिचय था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कवि जो है उनकी कविता, एक ग्रैंड मदर्स हाउस, एक अपनी दादी माँ का घर। ठीक है, आई होप आज जो हम समझाएं वो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें सेंड कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से लाभ ले सकें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो नहीं भूलिएगा। जितने भी लोग हैं, जितने भी वीडियो को देखते हैं मेरे स्टूडेंट्स, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार। पढ़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार, यही तो नारा है। ठीक है, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।